चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक हेडिंग आप लोग लिखो एक एक करके सब लोग। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे, और उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे। तो पहला हम लोग का हो गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये स्क्रीन दिख रहा है ना सब लोगों को, यस सर। जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। तो टॉपिक याद रखिए सब लोग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग जो बात करेंगे आज, क्या क्या होगा बात। पहली बात यह है कि जैसे पहले क्या होता था, फिंगरप्रिंटिंग का यूज करके हम लोग अपराधियों का पता करने के काम करते थे। कई बार लोग क्राइम कर दिए और उस क्राइम में क्या हुआ कि कोई सुराग, कोई पहचान छूट गया, और उसको मिलान करा करके हम लोग पता करते थे कि वो फिंगरप्रिंट उस व्यक्ति का है कि नहीं है। और इस आधार पर संदेहास्पद जो व्यक्ति होता था उसके दोष का निर्धारण करते थे, जो दोषी है, अपराधी है कि नहीं। बाद में ये जो तकनीक है धीमे धीमे ये उतना प्रभावी नहीं रहा, क्योंकि लोग क्या हुआ, ज़्यादा चालाक हो गए, ज़्यादा बुद्धिमान हो गए और कई तरह के उपाय करने लगे, जहाँ पे फिंगरप्रिंट के आधार पर निर्णय लेना मुश्किल हो जा रहा था। तो बाद में ये जो तकनीक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसका क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ। इसका जो इन्वेंशन करता है वो है एलेक जैफरी। मैं नाम लिख दे रहा हूँ, आप लोग नाम लिख लो। इस तकनीक का इन्वेंशन करता कौन है, मतलब खोज करता कौन है? तो नाम याद रखना, एलेक जैफरी। इन्होंने, स्पेलिंग होगा इसका एलेक जैफरी, ठीक है। इन्होंने 1885 में इस तकनीक को बेसिकली इन्वेंट किया था, इसको विकसित किया था। और ये तकनीक है क्या, अगर हम कहें तो डीएनए के मिलान के आधार पर, डीएनए का जो खंड होता है उसको मिलान करके और किसी संदेहास्पद व्यक्ति को किसी अपराध में शामिल होने का पता किया जाता है ये, ठीक है। एक तो ये यूज है कि भाई अपराधियों का पता करना, जिसके वजह से क्या फॉरेंसिक मेडिसिन में या फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी में या फॉरेंसिक साइंस में इसका काफ़ी सारे उपयोग हैं। अब इसका उपयोग करके कई जो साइंटिस्ट हैं वो पौधों के समान प्रजाति का भी पता करते हैं, अन्य जीव जंतुओं के प्रजाति का भी निर्धारण करते हैं, और अपराधियों का पता करने के भी काम करते हैं। कोई पुराना कंकाल है, वो कंकाल किसका है उसका पता करना है। कोई सैनिक है, उसका सिर कटा हुआ है, तो सिर कटे हुए सैनिकों का पता करना है। कोई आग में जला हुआ लाश है तो उसका पता करना है। या बम ब्लास्ट में यदि कोई व्यक्ति मर गया है, उसके उसके शरीर के अंगों का पहचान करना मुश्किल है, तो वैसे में पता करने में ये तकनीक क्या हुआ, बहुत प्रभावी हुआ है, जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी का जो इन्वेंशन करता है वो है एलेक जैफरी। तो इस तकनीक का एक व्यापक यूज हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो व्यापक यूज यहाँ पे क्या है? तो पहली बात हम लोग को इतना पहले पता होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। हम जा रहे हैं इस तकनीक की मदद से तमाम कार्यों को हम निष्पादन करेंगे, जिसके विषय में मैंने भी बताया आप लोगों को। तो दिस इज अ टेक्निक दैट आर यूज्ड बाय साइंटिस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज यूजिंग ओनली सैंपल ऑफ देयर डीएनए। याद रखना, उसके डीएनए के सैंपल को यूज करके हम उसको पहचान कर सकते हैं। और इसका इन्वेंशन किया था एलेक जैफरी ने। अब क्वेश्चन यहाँ है ये जो तकनीक है, ठीक है, इसमें करते क्या है? व्हाट आर द स्टेजेस दैट आर इन्वॉल्व इन दिस टेक्नोलॉजी? कौन कौन सा स्टेज है जिस टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो पहला हम लोग उस पर बात करेंगे, मैकेनिज्म पे बात करते हैं। जो क्वेश्चन जो तुम लोग को आएगा वो मैकेनिज्म से आएगा। मेन में जब देखने की बात आएगी
तो वहां पे आप लोगों को लिखने के लिए आएगा, तो वो आएगा इसका मैकेनिज्म हो गया, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, और है क्या ये। ठीक है, तो एक लाइन अगर जिनको लिखना हो लिख सकते हो हिंदी में और अंग्रेजी में कि व्हाट इज दिस, इनको लिखने का मन हो लिख सकते हो। अ टेक्निक, राइट डाउन, अ टेक्निक used by scientists, a technique used by scientists to distinguish between individual of the same species, to distinguish between individual of the same species using only sample of their DNA, using only sample of their DNA। यह वह तकनीक है, यह वह तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति का पहचान किया जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति का पहचान किया जाता है उसी के डीएनए के हिस्से के द्वारा, उसी के डीएनए के हिस्से के द्वारा। इस तकनीक का अन्वेषण करता एलेक जेफरी है। दिस टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय एलेक जेफरी इन 1885। अब यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है, इसका हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये जो मैकेनिज्म की जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे देखना आप लोग, ये इसमें कई सारे बेसिक स्टेप्स होते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उन स्टेप्स को लिख देता हूँ। इसको हम लोग करेंगे ऑलमोस्ट 6 स्टेप में, 1 2 3 4 5 एंड 6। पहले इन 6 स्टेप का नाम समझो, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या क्या होता है इसमें। पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इसमें मैं डिटेल डायग्राम बनाऊंगा अभी। आइसोलेशन ऑफ डीएनए एक स्टेप पे होगा। सबसे पहले हम लोग डीएनए को प्राप्त करेंगे। दूसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, जो डीएनए प्राप्त किए हैं इसको डिग्रेड करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको डाइजेस्ट करेंगे। तो डाइजेशन ऑफ डीएनए, डाइजेशन ऑफ डीएनए। अब डाइजेस्ट करने के लिए क्या इसका यूज करेंगे, तो बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर सीजर, द नेम ऑफ द सीजर इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक कैंची, या डीएनए को खंड में बांटने वाला, तोड़ने वाला, काटने वाला कैंची है ये। तो ये हम लोग करेंगे। तीसरा स्टेप हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने काटा है जिन खंडों को, अब उन खंडों को हम लोग अलग अलग करेंगे। इस डीएनए का जो फ्रेगमेंट्स है उसको सेपरेट करेंगे। तो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। डीएनए तो क्वाल स्ट्रक्चर है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। दोनों फ्रेगमेंट्स को अलग अलग करेंगे, दोनों जो उसका स्ट्रैंड है उसको अलग करेंगे यहाँ पे। अब जो स्ट्रैंड हमने सेपरेट कर लिया है, जो क्वाल था, जो ऐसे क्वाल था लाइक द रस्सी के जैसे, उसको जो हमने अलग किया है, तो प्रत्येक एक को लेकर के हम लोग अगले स्टेप में क्या करते हैं, उसको एक नाइट्रोसेलुलोज के पेपर पर लेकर के चिपकाएंगे। जो पेपर होता है मतलब कागज है, उस पर चिपकाएंगे उसको ले जाकर के। इस ट्रांसफर ऑफ सेपरेटेड, ट्रांसफर ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स on nitrocellulose paper, write down fragments on नाइट्रोसेलुलोज पेपर। इस पेपर पर उसको चिपकाएंगे, ये याद रखना। और जो पांचवा स्टेप आएगा यहाँ पे, ठीक है, इसका हम लोग अब चिपकाने के बाद क्या करेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे।
VNTR प्रूफ के द्वारा। हाइब्रिडाइजेशन बाय VNTR प्रूफ, ये क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। हाइब्रिडाइजेशन बाय VNTR प्रूफ। VNTR को हम बोलते हैं वेरिएबल न्यूक्लियोटाइड टेंडम रिपीट। वेरिएबल न्यूक्लियोटाइड टेंडम रिपीट, इसी को बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, या इसी को बोलते हैं रिपीटिटिव डीएनए सेगमेंट। मैंने कल भी बताया था रिपीटिटिव डीएनए क्या होता है। तो रिपीटिटिव डीएनए का एक सेगमेंट होता है ये। इसी सेगमेंट से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे और तब जाकर के इसका हम ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है, तो याद रखना आप हम लोग इसको। और तब जाकर के पता होगा कि ये जो व्यक्ति है ये दोषी है या नहीं। लेकिन ये तो हो गया टेक्निकल बातें। स्टेप कई दफा यूपीएससी एग्जाम में आपको 4 स्टेज दे देगा। आइसोलेशन, डाइजेशन, सेपरेशन, ट्रांसफर, मान लो 4 स्टेज है। अब सही सीक्वेंस क्या है? आइसोलेशन, डाइजेशन, सेपरेशन, ट्रांसफर, सही सीक्वेंस क्या है? तो सीक्वेंस को अरेंज करना यहाँ पर टेंशन होता है, याद रखना। आइसोलेशन, डाइजेशन, सेपरेशन, ट्रांसफर, हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑटो रेडियोग्राफी, ये 6 वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। इसको याद रख लोगे तो समस्या शुरू हो जाएगा। ठीक है ना सर? यस। सर VNTR का फुल फॉर्म क्या बताए थे? अभी फिर लिखवाऊंगा। वेरिएबल न्यूक्लियोटाइड टेंडम रिपीट। वेरिएबल न्यूक्लियोटाइड टेंडम रिपीट। आई होप कि इतना तो क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। यस। गुड। सर एक बार फिर से ब्रीफिंग कर दीजिएगा सारा मेथड का। क्या कर दें हम किसको? सर ब्रीफिंग ब्रीफ में बता दीजिए। कर देंगे, कर देंगे। तो इतना पहले हम लोग का क्लियर होना चाहिए। इतना क्लियर हो जाएगा तो फिर हम लोग का काम हो जाएगा। इसको मिटा दूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, फिर आगे बताएंगे। मैं पूछ लेता हूं आप लोगों से, आप लोग भी अपना आंसर देना, उसके बाद ही हम इस पर बात करेंगे। नंबर 1, पहली बात, मैंने कहा कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में हम लोग करते क्या। अब इसको एक बार व्यवहारिक समझो। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में क्या करते हैं? तो हम लोग यहाँ पे पासवर्ड तो सही था, MSGS1 है पासवर्ड। चलो आप लोग बताना एक बार, आप लोग क्या समझ रहे हो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से? बताओ तो क्या क्या समझ पा रहे हैं आप लोग। इसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हैं, एक कोई व्यक्ति है मान लो यहाँ पे, ठीक है। इस व्यक्ति ने
किसी का मर्डर कर दिया, इस व्यक्ति ने क्या किया, किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, चाकू भोंक दिया इसको। अब क्या हुआ, इसका तो डेथ हो जाएगा, ये तो व्यक्ति बेचारा मर गया। अब ये हुआ हालत, व्यक्ति मारने के बाद क्या हुआ, यहाँ से गायब हो गया, ये व्यक्ति क्या हुआ, फ्राइटेंड अवे हो गया, गायब हुआ। आया, चाकू मार दिया, ये मर गया, ये भाग गया। अब ये सोचो, चाकू मारने वाला कौन व्यक्ति रहा होगा, चाकू इसको मारने वाला ये व्यक्ति कौन रहा होगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई पटना से आए, कोई रांची से आए, कोई तमिलनाडु से आए और किसी को चाकू दिल्ली में मार के चला जाए, मुझे मुझे चाकू मार यस दे, सर, पॉसिबल। क्यों मारेगा। अगर कोई, जब जब हमारा जान पहचान नहीं है, हम एक दूसरे को जानते नहीं, तो क्यों कोई मारेगा, नहीं मारेगा। मारने वाला कहीं ना कहीं जान क्या का होगा, मारने वाला कहीं ना कोई रिलेटिव होगा, कोई ना कोई दोस्त होगा, कोई ना कोई संबंधी होगा। तो अक्सर क्या होता है, 99% केस में रिलेटिव ही होता है मारने वाला, फ्रेंड होता है। किसी भी क्राइम को करने के पीछे कुछ कारण होता है, ऐसे कोई किसी को मारना ही नहीं चाहते, आदमी चींटी को तो मार नहीं पाते, तो इंसान इंसान को क्या मारेगा। तो 99% केस में रिलेटिव होता है, जिसका कुछ इंटेंशन होता है, और उसी कारण क्या होता है, सारी घटनाएं होती है। कभी कभी क्या होता है, ऐसा हो जाता है कि अनप्लान्ड वे में कुछ हो गया कांड, और उस समय वो भाग खड़ा हुआ, जैसे मान लो किसी का मर्डर है या किसी का रेप है या कोई ऐसा इंसिडेंट है, कोई वॉर हो गया, कुछ हो गया, एक जो अचानक कुछ कभी ऐसा घटना हो गया, और वैसे केस में पता मुश्किल हो जाता है करना, तो हम पता करना चाहते हैं। जैसे मान लो 2-3 केस का नाम सुने होंगे आप लोग, एनडी तिवारी का नाम सुने हो, नारायण दत्त तिवारी, आरुषि मर्डर केस का नाम सुने होंगे आप लोग, आरुषि मर्डर केस, ऐसे तमाम केस होते रहते हैं, या कई सारे रेप का केस है, यहाँ पे आता रहता है, कई सारे स्पीसीज को पहचान करना, ये आते रहता है, ये कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट में जो पीड़ित लोग हैं वो आते रहता है, ये कि भाई जैसे मान लो बेअंत सिंह हो गया, राजीव गांधी का हो गया, तो बॉम्ब ब्लास्ट में इनका डेथ हो गया, पता नहीं चला, तो फिर ये फिंगर प्रिंटिंग का यूज किया गया। या मैंने कहा था कि हेडलेस सोल्जर्स हैं, या कोई प्लांट स्पीसीज है उसको पता करना है, प्लांट स्पीसीज है इसको पता करना है, तो सवाल ये तमाम। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं केस को निपटाने के लिए हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं, और ये पहचान करते हैं कि बॉडी किसका है या दोषी कौन है, बॉडी किसका है या दोषी कौन है। या कोई मर्डर का केस हो, नहीं, या इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होता है, किसी कंकाल पहचाना हो, मम्मी का पहचान करना, मम्मी सुने हो कंकाल वाला जो बात का, तो इन सब का पहचान करना हमको है। तो वैसे में क्या करें हम लोग, तो हम यहाँ पे लेते हैं सहारा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक का। अब इस टेक्निक में दो बातें होती हैं, इसका 2 स्टेप हम समझते हैं। पहले 2 स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप इसका ये है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, अगर ये केस इन्वेस्टिगेट किया किसी पुलिस ने, तो क्या करेगा, वो जो एविडेंस वहां पे मिलता है पुलिस को, वो उसके बिहाफ पे जो रिलेटिव्स होता है उसको टॉर्चर करता है थोड़ा सा, या उसमें देखता है कि कौन जो सस्पेक्ट हो, कोई निकल के आया, उसको टॉर्चर किया, तो सस्पेक्ट है, टॉर्चर किया, खुद ही बता दिया कि नहीं हाँ हमने किया है। अगर मान लो प्लांट वे में किया गया है, अब बड़ा ही ढीठ टाइप का लोग है, पता नहीं चल पता है, या वो सीरियल किलर जैसा लोग है कुछ, तो वैसे केस में हमें मदद लेना पड़ता है, या पुलिस से जब नहीं सुलझा तो मदद लेना पड़ता है हमें सेकेंड में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का। तब ये एक्सपर्ट्स आता है, तो ये 2 काम कर सकता है इसके पास, एक तो ये ऑन साइट जाकर के मुआयना करेगा, और दूसरा होता है कि जो भी एविडेंस पुलिस से मिला उसको ले लेगा, ये एविडेंस कलेक्ट करेगा पुलिस से। दोनों जगह से इकट्ठा ये करना चाहता है कि वहां से कुछ इसको ब्लड का कुछ सैंपल मिल जाए, वहां पे एविडेंस के तौर पर कुछ सैंपल ऐसा मिले
जिसमें इसको डीएनए का टुकड़ा हो, इसमें डीएनए का टुकड़ा या कुछ में मिल जाए। अब इस टुकड़े को प्राप्त करने के लिए ये हो सकता है ये कहीं पे कोई स्किन देखे, कोई हेयर्स हो, ठीक है, कोई ब्लड का सैंपल हो, कोई ये स्पर्म या सीमेन का सैंपल हो, ठीक है। तो ये इस तरह के सैंपल्स का ये खोजबीन करता है। अब मान लो इसमें से इसे कोई भी सैंपल अगर मिल जाता है तो उस सैंपल को लेकर से क्या करेगा, ये डीएनए को निकालेगा। तब यहां से इसका एक्चुअल प्रोसेस शुरू होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। और अब इस प्रोसेस में दो बातें याद रखना कि दिस होल प्रोसेस इज बेस्ड ऑन वन आरडीटी, और कभी कभी जरूरत होता है लोग पीसीआर का भी मदद लेता है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के तौर पर। इसके बाद इसमें इन लोगों को मदद क्या लेना पड़ता है, जो कि आरडीटी का मदद ले लिया। आरडीटी का मदद का मतलब हो कई सारे स्टेप्स का मदद लेना। और पीसीआर का भी लोग यूज कर सकता है। पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इस पीसीआर का जो इन्वेंटर है, इन्वेंट करने वाला साइंटिस्ट है, इसका इन्वेंशन किया है कैरिस मोलिस ने। पीसीआर का काम क्या होता है, बेसिकली पीसीआर का यूज करते हम लोग हैं, मान लो कोई डीएनए का सेगमेंट मिला है, छोटा मिला है, टुकड़ा मिला है, फ्रैगमेंट्स मिला है, तो उसको हम लोग, ठीक है, उस टुकड़े से हम बड़ा टुकड़ा का निर्माण कर सकते हैं। एक छोटे सेगमेंट से हम बड़े सेगमेंट का निर्माण कर सकते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। मतलब पीसीआर क्या है, एक प्रकार का एम्पलीफाइंग टेक्निक है। और इसका हम तब लेंगे पीसीआर कि, हाँ, पीसीआर क्या एक प्रकार का एम्पलीफाइंग टेक्नोलॉजी है जो डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए किया जाता है। जब सेल कोई ब्रेक डाउन होता है, जब कोई सेल टूटता है, तो टूटने के बाद क्या होता है, अपने डीएनए को रिलीज कर देता है वो बाहर। और जब रिलीज कर दिया तो बहुत छोटा अमाउंट सेल के अंदर बचा हुआ हो सकता है या उसके आसपास में हो सकता है। तो वैसे में उस टुकड़े को लेकर के हम उसको एम्पलीफाई करते हैं, और जो एम्पलीफिकेशन है यही कहलाता है पीसीआर। इसको आप लोग समझिए, ठीक है। एक और बात है, आप लोग चौथा चीज समझ लो, वीएनटीआर सीक्वेंस क्या होता है, फिर मैं प्रोसेस पे आऊंगा एक्चुअल में। वीएनटीआर सीक्वेंस क्या होता है, वीएनटीआर, वीएनटीआर का पूरा पूरा नाम क्या है, वेरिएबल न्यूक्लियोटाइड टैंडम रिपीट। वीएनटीआर का पूरा नाम क्या है, वेरिएबल न्यूक्लियोटाइड वेरिएबल न्यूक्लियोटाइड टैंडम रिपीट, जिसे मैंने बताया आप लोगों को। सर हाँ, पूछिए। सर सर अगर स्केलेटन है सर, उसमें तो सर हड्डी रहता है, तो सर उससे कैसे पता करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का? किसमें किसमें फिर से बोलो।
सर स्केलेटन तो हड्डी सर उससे बचता है ना सर, आप बोले थे सर उससे भी पता कर सकते, तो उससे सर कैसे पता करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का? हड्डी में तो सेल होता है ना, हड्डी किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है ना। यस सर। हड्डी भी तो सेल से बना, उसमें भी डीएनए है कि नहीं है? यस। फिर वहां से डीएनए निकालेंगे हम लोग। हड्डी तो बहुत बड़ा प्रमाण हो जाएगा हमारे पास। तो मैंने कहा कि वीएनटीआर, वेरिएबल न्यूक्लियोटाइड टेंडम रिपीट, देखो ये होता क्या है, गौर से देखना है आप। वेरिएबल न्यूक्लियोटाइड टेंडम रिपीट क्या होता है, जरा गौर से समझना। जब आप डीएनए का मान लो ये एक सेगमेंट है, ये उसका एक स्ट्रैंड ये है, डीएनए का एक स्ट्रैंड ऊपर वाला है, नीचे वाला है, ये इतना छोटा डीएनए का सेगमेंट है। मान लो यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे है GAATT, ठीक है, और इधर भी जो सीक्वेंस होगा इसके उल्टा होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, G के लिए C, A के लिए T, फिर A के लिए T, फिर T के लिए A, फिर C के लिए G, ठीक है, बात समझ रहे हो। अगर मान लो हमने कहा कि जो गैट है GAAT, ये 4, अगर ये सीक्वेंस एक कुछ अंतराल पे फिर से आ जाए, बीच में कुछ और हो, यहाँ पे बीच में पता चले कि ये कुछ और हो, और एक अंतराल के बाद फिर यही सीक्वेंस रिपीट हो, गैट वाला GAAT, अगर ये रिपीट होता है ये सीक्वेंस एक अंतराल के बाद, तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल न्यूक्लियोटाइड टेंडम रिपीट, ये रिपीट। और ये पर्सन स्पेसिफिक होता है, हर व्यक्ति का एक विशेष होता है। आपका ये जो सेगमेंट है ये विशिष्ट है, आपके जैसा दुनिया में ये किसी का नहीं होगा, ये यूनिक है। इसका दूसरा कॉपी आपके मदर फादर के पास है, इसका जो दूसरा कॉपी है, एग्जैक्ट कॉपी है, उल्टा कॉपी है आपके मदर फादर के पास। तो फादर मदर से भी जो पहचान करना हम इसका यूज करके करते हैं, चूंकि मान लो आपके पास ये कॉपी है GAAT और GAAT और बीच में एक गैप है, तो आपके फादर मदर में क्या होगा, CTTA GGG, और यहाँ पे फिर वही CTTA होगा। तो उसी का रेप्लिकेट होकर आप में आया हुआ है, जो आप में है। आपका जो है आपका अपना है, ठीक है। इवन आपका जो है वो आपके भाई बहन का भी नहीं होगा, उसका भी अलग होगा। आपका जो है वो आपके भाई बहन का नहीं होगा, उसका अलग होगा। इस बात को यहाँ पे हम लोग को याद रखना है। लेकिन क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये बदलते रहता है, कभी कभी ये जो सीक्वेंस है इसमें भी चेंज होते रहता है, तो भाई बहन का जो होगा वो ज़्यादा क्लोज होगा। कंपेयर की मान लो अगर मैं अपने से कंपेयर करूं और आप अपने भाई बहन से कंपेयर करो, तो आप अपने भाई बहन के ज़्यादा समीप हो गए, हमसे ज़्यादा डिस्टेंट हो गए, अपने फादर के और मदर के से सबसे ज़्यादा पास हो गया। इसलिए कई दफ़ा ये जो पैटर्निटी जो डिटर्मिनेशन है, पैतृकता का जो निर्धारण है, वहाँ भी इसका हम लोग यूज करते हैं। तो अभी तक हमने जो बात किया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ठीक है, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया कि हमने क्या क्या बात किया, बेसिक बातें जो हमने बेसिक बात किया, जहाँ तक जिन लोगों ने समझा है। अब मैं जा रहा हूँ कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मैकेनिज्म क्या, इस पर बात करने के लिए इसका मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले मैंने कहा कि जो एविडेंस मिला है, जैसे कोई क्राइम है, क्राइम के बाद वहां पे जो एविडेंस छूट गया है, उस एविडेंस में से क्या करेगा लोग, उसमें से निकालेगा क्या, सेल
और उस सेल के न्यूक्लियस निकाल के डीएनए। तो पहला स्टेप ये होता है, डीएनए निकालना। और एविडेंस क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है हेयर हो जाए जो रूटेड होना चाहिए, ये हो सकता है स्किन हो, ये हो सकता है मसल्स हो, ठीक है, ये हो सकता है स्पर्म हो, ये हो सकता है ब्लड हो, ये स्थिर कोई भी हो सकता है। इसमें से जो सेल हमें मिलेगा उस सेल से हम लोग क्या करेंगे, डीएनए को निकालेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप यही है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसका नाम क्या है? आइसोलेशन। इसी को हम बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को हमने आइसोलेट किया। तो डीएनए को आपने क्या किया, यहाँ जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए इस सेल के, उस सेल से आपने डीएनए को बाहर निकाल लिया, ठीक है। इसको बाहर निकालना, ये पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप यही है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है वो देखते हैं हम लोग हैं। तो डायग्राम जो लोग को बनाना हो डायग्राम भी बना सकते हो, और जिन लोगों को नहीं हो आप सिंपली क्या है हमारे साथ चलो, अपने आप याद हो जाएगा। पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए। दूसरा स्टेप कौन होगा, कौन बताएंगे? सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? डाइजेशन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए। आइसोलेटेड डीएनए बाय यूजिंग व्हाट? मॉलिक्यूलर सीजर्स। मॉलिक्यूलर सीजर्स। और सीजर का नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मॉलिक्यूलर सीजर्स और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नाम। यही वो आणविक कैंची है, मॉलिक्यूलर सीजर है, जो डीएनए अभी अभी आपने सेल से प्राप्त किया था उस डीएनए को काटने का काम करेगा। तो यहाँ पे जो डीएनए हमने जो निकाला था, ये तो हो गया वो डीएनए। और इस डीएनए को अब टुकड़े में काटेगा कौन? ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। टुकड़े में कटने का मतलब वो छोटा छोटा सेगमेंट में कटना है, छोटा छोटा सेगमेंट में कटिए। अभी भी एक क्वाड ही है, अभी भी स्ट्रक्चर क्या है, ये क्वाड ही है ये। फ्रेगमेंट में काट दिया इसको। लेकिन यहाँ पे जो कट है डीएनए का, वो क्या होता है? बेस स्पेसिफिक कट होता है। हम इसी का क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये जो एंजाइम है ये बेस स्पेसिफिक कट को अंजाम देता है, बेस स्पेसिफिक कट को। माने जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें खास जगह से काटेगा। वो खास जगह से काटना क्या होता है? देखो जैसे मैंने अभी लिखा, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, आप ऊपर में गौर करना है। GATTCA, मतलब डीएनए का एक तरफ का जो स्ट्रैंड है ये स्ट्रैंड है, ये डीएनए का एक तरफ का स्ट्रैंड ये है। और डीएनए के दूसरे तरफ का तो उल्टा हो जाएगा। तो जी के लिए आप लोगों को पता ही यहाँ पे होगा क्या, ए, और ए के लिए नहीं, जी के लिए क्या होगा यहाँ पे? जी के लिए टी, और ए के लिए टी, और टी के लिए ए, और फिर ए टी के लिए ए, और सी के लिए जी, और ए के लिए फिर टी। दूसरा तरफ जो डीएनए का स्ट्रैंड होगा ये स्ट्रैंड ये होगा। और बीच में ये सारा क्या है, एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और ये है बीच में वो बॉन्ड। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। सी और जी के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे ये जो कट होगा वो कट स्पेसिफिक किस मायने में है? तो इस मायने में स्पेसिफिक कट हो जाएगा कि गौर देखना यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ से काटना शुरू किया, यहाँ से काट करके यहाँ पे आया, आगे बढ़ा, ठीक है, और काटते हुए ये यहाँ पे एंड कर दिया। तो कटा हुआ जो सेगमेंट होगा वो कैसा मिलेगा आप लोगों को? ऐसे मिलेगा, ऐसे। अब देखोगे एक तरफ का एंड ऐसा होगा,
और दूसरे तरफ का इंड कैसा मिलेगा हम लोगों को, ऐसा इंड मिलेगा। ये जो खांचा जो बन रहा है यहाँ पे और ये जो खांचा बन रहा है यहाँ पे, ये खांचा आगे इसका उपयोग होता है। ऐसे इसीलिए इस तरह के कट को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कट, विशेष रूप से काटना। ठीक है, एक हुआ सीधा सीधा काट दिए, लकड़ी को दो भाग कर दीजिए, तो दो भाग कर, और एक तरफ से लकड़ी को दो भाग नहीं करके बल्कि उसमें खांचा बनाए और इस खांचा में किसी चीज को फंसा सके हम, तो इसलिए इस तरह का कट किया जाता है कि यहाँ पे हमें कुछ काम करना है। अब यहाँ पे देखो, जितने भी जो फ्रैगमेंट है, थर्ड क्या होगा स्टेप हमारा, तो हमारा तीसरा जो स्टेप है, थर्ड स्टेप, हम इसको क्या करवाएंगे, सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट्स। ठीक है, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि होता है जिसके द्वारा हम डीएनए के सेगमेंट को हम सेपरेट करेंगे। वो क्या होता है इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि छन्ना जैसा है, आप लोग ये छन्ना है, ये जो चार्ज पे आधारित होता है, जब इससे डीएनए के सेगमेंट को गुजारोगे आप, जब इससे डीएनए के सेगमेंट को गुजारोगे आप, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहां से ये एक खंड अलग, दूसरा खंड अलग, इस तरह का सेपरेशन आपको मिल जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, एक एक को लेकर के हम लोग ले जाएंगे अब नाइट्रोसेल्यूलोज के पेपर पे चिपकाने के लिए। चौथा स्टेप हमारा होगा यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ सेपरेटेड स्ट्रेंड्स ऑन नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर, इस पे हम ट्रांसफर करना, मतलब क्या हुआ, ये पेपर है एक, और उस पेपर पे हम एक एक करके डीएनए के सेगमेंट को ला करके यहाँ पे चिपका देंगे। ऐसे हम ला करके कुछ सेगमेंट को हम चिपका देंगे। यही है वो चौथा स्टेप। और ऐसा करने के बाद पांचवा स्टेप हम क्या करेंगे, ठीक है, पांचवा जो स्टेप हमारा होगा वो होगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बाय यूजिंग VNTR प्रोब। यहाँ पे जो पेपर पे जो हमने चिपकाया था डीएनए, चिपका दिया इसको। इतना करने के बाद हम लोग बीच में थोड़ा सा क्या करेंगे, जो सस्पेक्ट है, यहाँ पे गौर से देखना, जो सस्पेक्ट है उस सस्पेक्ट को हम लोग बोलेंगे आप अपना ब्लड सैंपल दो, और इसके ब्लड सैंपल प्राप्त करने के बाद हम लोग उसमें से डीएनए निकालेंगे, और उस डीएनए में से हम लोग वो सेगमेंट को निकालेंगे, पहचान करेंगे जो VNTR हो, VNTR हो, और उस VNTR को ला करके अब यहाँ पे हम मिलान कराएंगे। उस VNTR को ला करके यहाँ पे हम मिलान कराएंगे इसके VNTR से, क्योंकि ये जो सैंपल मिला है इस सैंपल में भी क्या होगा, एक रिपीटेड सीक्वेंस होगा,
और यहाँ पे भी जो प्राप्त कर रहे हैं इसमें क्या होगा, एक रिपीटेड सीक्वेंस है, तो जो रिपीटेड सीक्वेंस वाला हिस्सा है उस हिस्से को इससे मिलाएंगे। और ठीक है, और मिलान कराने के बाद जब मिलान जब कराने जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, उस मिलान को देखने के लिए ठीक है हमें करना होगा, हमें ऑटो रेडियोग्राफी का मदद लेना होगा। तो हमारा जो छठा और आखिरी स्टेप यहाँ पे आएगा और उसका नाम है ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, इसका हमें मदद लेना पड़ेगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स या रेडियो आइसोटोप्स, इसका हम लोग यूज करते हैं। और यूज करके हम लोग यहाँ पे जो पेपर के ऊपर जो यहाँ पे जो ट्रांसफर किए थे इस डीएनए सेगमेंट को, और एक तरफ से जो VNTR ले करके हम आ रहे थे मिलान कराने के लिए, तो ये जब मिलान यहाँ पे जब रख के कराएंगे इसको ऐसे, तो इसको यहाँ पे हम ले आकर के जब मिलान कराएंगे और अगर ये मिलान हो गया तो ये सस्पेक्ट क्या होगा, एक्यूज हो जाएगा। जो सस्पेक्ट है वो क्या होगा, अब एक्यूज हो गया। और अगर जो मिलान नहीं हुआ, अगर वो मिलान नहीं हुआ तो सस्पेक्ट क्या है, वो एक्यूज नहीं होगा। सिंपल सी बात है ये। तो उस समय रेडियो आइसोटोप का क्या काम है, इसका काम ये है कि जब आप डीएनए के ऊपर डालोगे तो उससे ये चमकता है, ये शाइन करता है, ग्लो करता है। क्रोमोसोम के ऊपर डालोगे तो ग्लो करता है ये। इससे आप एक चित्र ले पाओगे सही सही, और उसके आधार पे अगर मिलान हो गया तो ये हो जाएगा कि पर्सन डिक्लेयर हो जाएगा एक्यूज के तौर पर। इस प्रकार से हम उसका पहचान करेंगे, इसका जो सस्पेक्ट है उसे दोषी हम करार देंगे। तो क्वेश्चन यहाँ बनता है कि सर इसमें जो हमने सैंपल लिया है, जो डीएनए है, ये भी डीएनए का VNTR सीक्वेंस ही है, ये भी एक प्रकार का VNTR सीक्वेंस ही है, या डीएनए का सेगमेंट कह लो, डीएनए प्रोब कह लो इसको, डीएनए प्रोब कह सकते हो, या सेपरेटेड स्ट्रैंड कह सकते हो। क्या ये क्या है, सेपरेटेड स्ट्रैंड्स है। तो ये जो सेपरेटेड स्ट्रैंड्स है, ये जो प्रोब है या जो है, उसका सर क्या, तो कैसे क्या यूज करेंगे। याद रखना यहाँ पे ये और ये, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों क्या है, बेसिकली ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, चाहे ये हो चाहे ये हो। गौर से समझना इसको, दोनों एक ही है। क्या ये दोनों दो अलग अलग व्यक्ति का ही है, एक ही व्यक्ति का है ये, आप लोग बताना चाहोगे। क्या ये दोनों दो अलग अलग व्यक्ति का है कि एक ही व्यक्ति का है। बताएं, अलग अलग व्यक्ति का है कि एक व्यक्ति का है। एक एक ही एक का है कि अलग अलग है। सर, एक ही। एक ही। कितने लोगों को लग रहा है कि एक ही व्यक्ति का है ये, कितने लोगों को लग रहा है कि एक ही व्यक्ति का है। याद रखिएगा, सब ये 100% बच्चों को लग रहा है कि दोनों बार एक ही व्यक्ति का लिए हैं। एक इसने, ठीक है, एक जो सस्पेक्ट है यही ना एविडेंस छुड़ाया होगा अपना, एट द टाइम ऑफ जो मर्डर होगा या जो रेप होगा उस समय एविडेंस तो यही छोड़ के आया होगा ना, और अपराध करने के बाद भाग गया होगा किसी के। ठीक है, तो वैसे स्थिति में दोनों क्या है, एक ही व्यक्ति का है, और मिलान तब तो 100% होगा। मान लो कभी कभी ये होता है कि इस ऐसे घटनाओं में 4 लोग 5 लोग शामिल हैं, ऐसे घटनाओं में 4 लोग 5 लोग शामिल हैं,
तो 4 लोग 5 लोगों का सैंपल अगर मिलेगा अलग अलग लोगों का, तो इससे ये हो जाएगा कि घटना स्थल पे इतने लोग थे, अगर एक का पता चल गया तो इसको तो पीट पीट के तीनों का नाम उगलवा लेगा लोग। बात समझ रहे? एक का मिलान हो जाए तो, और अगर ये दाऊद गैंग के लोग हैं तब तो नहीं हो पाएगा। तो वैसे में क्या होगा, हमें दाऊद गैंग के लोग होगा तो नहीं होगा ना। तो ऐसे में क्या होगा कि हमें इनका भी परीक्षण करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कौन है। तो मुद्दा यही है, इसमें ये ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ये तो हो गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब यहाँ पे आकर इसका यूज क्या है, यूजेस क्या है, और इसके मिसयूज क्या हो सकता है। देखो, जहाँ तक यूजेस की बात रही तो मैंने बता दिया था, पैटर्निटी डायग्नोसिस में, पैटर्निटी डायग्नोसिस एक, स्पेसीज आइडेंटिफिकेशन दो, स्पेसीज आइडेंटिफिकेशन दो हो गया। तीसरा तीसरा क्या यूज होगा इसका, बम ब्लास्ट विक्टिम, बॉम्ब ब्लास्ट विक्टिम। जो बम ब्लास्ट का विक्टिम है, आइडेंटिफिकेशन में, आइडेंटिफिकेशन तीनों यूज हो गया। चौथा क्या यूज होगा इसका, क्रिमिनल डिटेक्शन, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है ना, रिलेटेड विथ मर्डर एंड रेप। चार तो ये यूज हो गया। इसके अलावा और क्या यूज होगा, मैंने बताया था आप लोगों को, कोई स्केलेटल, हाँ, प्लांट्स, स्केलेटल रिमेन्स को आइडेंटिफाई करने में, स्केलेटल रिमेन्स को आइडेंटिफाई करने में, जैसे मम्मी का पहचान करने में, प्लांट स्पीसीज को पहचान कर सो कंजर्वेशन में, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज and their identifications, identification and the conservation of plant species, identification and conservation of plant species, क्या लिख सकते हो। और तब लिखोगे आप लोग इसका बहुत सारा मिसयूज भी है, हो सकता है। मिसयूज, देखो मिसयूज जनरली होता नहीं है, मिसयूज लोग हैं, इंसान है, कर सकता है। मिसयूज कैसे कर सकता है, मिसयूज का एक तरीका ये हो गया कि भाई वीमेन है कोई, और देख रही है कि कोई बिलियनर्स है, कोई बिलियनर्स है, तो डेवलप्ड नेशन से वहाँ पे ये काम हो रहा है ज़्यादातर। जो वीमेन है, कोई अनमैरिड लड़की भी हो सकती है, मैरिड भी हो सकती है, कोई भी है, तो ये प्लांट वे में इस बिलियनर से फिजिकल रिलेशन इस्टेब्लिश करती है, और उसके बाद ये क्या करेगी, यहाँ से ये गायब हो जाएगी। जब ये प्रेगनेंसी को कंसीव कर लेती है, जब ये प्रेगनेंसी को कंसीव कर लेती है, तब ये क्लेम ठोकने आती है इस बिलियनर के ऊपर कि ये जो बच्चा है तो इस बच्चे इसका है, और अब इस बच्चे के पालन पोषण के लिए खर्चा दे। अब बिलियनर हो सकता है कि एग्री हो जाए, जो इसके मुँह मांगा रकम वो रकम दे दे, और अगर ऐसा नहीं करता है तो महिला कहाँ जाएगी, कोर्ट में जाएगी, और कोर्ट में वहाँ रूल है कि आधा प्रॉपर्टी देना पड़ेगा आपको, हाफ प्रॉपर्टी देना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो ये आधा प्रॉपर्टी दे, या दूसरा है तो कि भाई उसके साथ मैरिज कर ले आप, तो या तो मैरिज करके जाए, या तो हाफ प्रॉपर्टी दे, और या तो जो महिला है जो मांग रही है उसको वो दे दे। तो कुल मिलाकर इस तरह से सेटलमेंट होता है वहाँ पे। और ऐसे एक दो केस नहीं, करीबन 3200 से ज़्यादा केस हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, उससे ज़्यादा केसेस चल रहे हैं इस तरह के केस। बहुत का जानकारी हम लोग को नहीं होता है, अपने ही देश में कितने सारे केसेस हैं, हम लोग को जानकारी थोड़े इतना सबका।
लोग चर्चा में नहीं आता है कई दफ़ा। सब लोग मीडिया से जुड़े हुए लोग नहीं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, या हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं कि मीडिया उसको वो वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहती है, न पहुँच पाती है। तो बहुत सारे ऐसे होते, जैसे एनडी तिवारी के केस में क्या हुआ था, नारायण दत्त तिवारी के केस में क्या हुआ। अब तो खैर इन लोगों का नाम लेना अब लगता है कि पुरानी बात हो गई। अब नए कुछ डाटा हो उसको लिखना चाहिए। वैसे सुनने के लिए समझ लो कि भाई इनका जो बेटा था, उसका नाम था शेखर, संयोगवश ना ये रहा न ये रहा, तो इसे चर्चा करना बेकार ही लगता है। ये बच्चा जिस वीमेन से था, वो वीमेन इनकी वाइफ नहीं थी, ये वाइफ नहीं है, नॉट वाइफ। अब इनकी जो पत्नी है, रियल इसकी जो लीगल जो वाइफ कह रहे हो, ये अलग वाइफ है। अब ये बच्चा जन्म हो गया, बड़ा हो गया, इसे अपना अधिकार चाहिए, राइट चाहिए, फादर का नेम चाहिए, इसे कहाँ से मिलेगा। अब एक क्लेम करने पहुंच गया कि भाई ये आज जो गवर्नर हैं, ये गवर्नर एनडी तिवारी मेरे फादर हैं, और ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, यूपी के गवर्नर बने हैं, ये भी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भी रहे हैं। चूंकि केस न उठता तो ये प्राइम मिनिस्टर ही बनते, लेकिन गलती से क्या हुआ, केस बीच में समस्या हो गया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं। अब मुश्किल ये है कि अब क्या होगा, मुश्किल ये है कि अब सोशियली एकदम से बच रहे थे। फाइनली ये जो पक्ष था, ये जो महिला थी, इन्होंने कहा कि नहीं, लड़का तो इन्हीं का है, और लड़का भी कह रहा है कि नहीं, मेरे पिता तो यही हैं। अब ऐसे में हुआ कि भाई अब जांच हो जाए, तो अब जांच में नौबत आ गई, ब्लड सैंपल आप दीजिए। कुछ कई दफ़ा बचते भागते रहे, फाइनली सीबीआई ने पकड़ा इनको, कहा कि नहीं, आपको तो देना ही देना पड़ेगा। तब जाकर के इन्होंने सरेंडर किया, मान लिया कि नहीं मेरा बेटा है। लेकिन दुर्भाग्य बस हालत ये हुआ कि नहीं ये बच्चे, न इनका बेटा बचा। बेटा का भी जो डेथ हो गया बेसिकली बाद में, इसका डेथ, इसकी पत्नी ने इसको मार दिया, इसकी पत्नी ने इसको मर्डर कर दिया, क्योंकि इसके भी एक गर्लफ्रेंड था। अब उधर कहानी नहीं जाऊंगा क्या सीन है, पर इसकी पत्नी ने इसको गला दबा के मार दिया। कहानी खैर जो भी है, अल्टीमेटली निष्कर्ष ये हुआ कि आप सोसाइटी में बहुत बड़े लोग हैं जो चीज़ों को अपने अपने स्तर से दबा देता है, सोशल फ्रंट पे नहीं एक्सेप्ट करता है, क्योंकि हमारे यहाँ की सोसाइटी का ताना बाना ही अजीब है। अगर ये ऐसा ना होता तो शायद ऐसा इतना सारा समस्या नहीं हुआ होता। खैर, तो आई होप कितना समझ गए होगे, यूज एंड मिसयूज जो भी है वो समझ गए। मिसयूज के कई तरीके हो सकते हैं, तरीके हमें आजमाना है कि भाई किसी का मर्डर हम कर दें, किसी का रेप कोई और जाके कर दे, और बदले में किसी और को फंसा दे, और इसके लिए प्लान्ड वे में अगर करता है तो हो सकता है कोई फंस भी जाए। डिपेंड करता है कि मर्डर और रेप कोई प्लान्ड वे में करे तो फंस सकता है, लेकिन एक्चुअली होता है कि ऐसा हो नहीं पाता। ये सब वो इंसिडेंट है जो प्लानिंग से नहीं हो सकता। प्लानिंग से आप एक चूहा नहीं काट सकते, इंसानों को कैसे मर्डर करो। प्लानिंग से आप किसी को दुख नहीं दे सकते हो, तो आप कैसे किसी का रेप कर सकते हैं। ये बेकार की बातें, ऐसा होता नहीं है। ये नशे में हो जाए, अनइंटेंशनली हो जाए, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जीवन में कि लोग हो जाता है, या मेंटली और डिस्टर्ब हो, नॉर्मल पीपल ना हो, तो हो सकता है हो जाए। ठीक है, ये था बेसिकली, ये समझ गए आप लोग। एक्चुअली आज बच्चे से जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं एक बार देखता हूँ, फिर मैं आगे बहुत छूट जाएगा लोगों का, तो मैं फिर कल इस क्लास को कंटिन्यू करूँगा। आज मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे जुड़ नहीं पाए हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, और कोई सवाल पूछना है आप लोग, सवाल पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो आप लोग। किसी को कोई क्वेश्चन है? कोई सवाल है तो पूछ लो। नम्रता शर्मा, हेलो आलिया। हाँ, सर, ये जो आप जो भी पढ़ा रहे हैं अभी, अगर इसको हम किसी बुक से पढ़ना चाहें, अगर थोड़ा, तो अगर कोई बुक सजेस्ट करें आप तो। स्पेक्ट्रम की किताब मैंने पहले बता दी, स्पेक्ट्रम की बुक ले लो, उस बुक से पढ़ो। एक्चुअली क्या है, जनरली जितने भी किताब है साइंस टेक का ना,
उसमें से सबसे अच्छी किताब स्पेक्ट्रम ही है, उसी को यूपीएससी अभी भी फॉलो कर रहा है। तो आप लोग इस पढ़ने के तौर पे बुक पढ़ना चाहते हो तो स्पेक्ट्रम की किताब ले लो, ठीक है। और एनसीईआरटी को मिला करके पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी जो 11-12 पे है उसको मिला करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अच्छा डेवलप हो जाएगा। और कोई सवाल? चलिए फिर कल मिलते हैं, एक बार क्लास में देख लेते हैं कितने लोग आते हैं।